नमस्कार। आज उमेश पाल के मर्डर केस में कई सनसनीखेज खुलासे हुए। अतीक और अशरफ ने उमेश पाल की हत्या की फूल प्रूफ प्लानिंग की थी। उमेश पाल के मर्डर को नाम दिया गया था ऑपरेशन जानू। अतीक ने अपने बेटे असद को हुक्म दिया था कि वो हत्या के वक्त खुद मौजूद रहेगा, लेकिन मंकी कैप पहनकर गाड़ी में बैठेगा, जिससे उसकी पहचान उजागर ना हो सके। लेकिन असद ने मंकी कैप नहीं पहनी और खुद गाड़ी से उतरकर फायरिंग करने लगा। अतीक ने असद का एटीएम कार्ड और फोन लखनऊ में किसी दोस्त को देने को कहा था और ऑर्डर यह था कि जब प्रयागराज में उमेश पाल पर हमला होगा, उसी वक्त लखनऊ में असद के एटीएम से पैसे निकाले जाएंगे, जिससे असद की मौजूदगी लखनऊ में दिखाई जा सके। असद के दोस्त को कहा गया था कि उमेश पाल की हत्या के बाद वो असद का फोन और एटीएम कार्ड लेकर हैदराबाद चला जाए, जिससे पुलिस को गुमराह किया जा सके। अब इस साजिश के सारे सबूत मिल चुके हैं। असद का दोस्त भी पुलिस की गिरफ्त में है। आज असद के एनकाउंटर की जांच भी शुरू हो गई। पुलिस ने झांसी में असद के एनकाउंटर का सीन आज रिकंस्ट्रक्ट किया। इसकी डिटेल भी आपको दूंगा, लेकिन पहले बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की। आज योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ, उन्नाव और रायबरेली में कई जनसभाएं की और हर जगह कहा कि अब यूपी बदल गया है। माफियाओं की गर्मी शांत हो गई है। अब बहन बेटियां बिना डर के घर से निकल सकती हैं। अब व्यापारियों से रंगदारी मांगने की हिम्मत किसी में नहीं है। योगी ने कहा कि 6 साल पहले यूपी में अपराधी, गुंडे, माफिया सीना तान कर सड़क पर चलते थे। उनके लिए सड़कों पर ट्रैफिक रोका जाता था, लेकिन उन्होंने ऐसा धर्म चक्र घुमाया कि अब माफिया गले में तख्ती लटकाकर घूम रहे हैं। 6 वर्ष पहले क्या स्थिति थी? एक गरीब, एक शरीफ, एक व्यापारी किसी प्रकार से इज्जत बचा करके चलता था। एक अपराधी, एक माफिया तन करके चलता था। पुलिस उसके सामने डरती थी, प्रशासन भयभीत रहता था। कोई माफिया और अपराधी कहीं से जा रहा है तो सड़कों पे सन्नाटा छा जाता था। आज आपने देखा होगा, हमने धर्म चक्र को ऐसा घुमाया है कि आज एक गरीब, एक व्यापारी, एक नौजवान, एक बेटी गौरव के साथ सिर उठा करके चलती है, लेकिन एक अपराधी और माफिया गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगता हुआ दिखाई देता है। ये है परिवर्तन। अब उसकी जरूरत नहीं कि वो कहीं तन करके चल सके। उसके लिए सड़क खाली कोई करने का दुस्साहस नहीं कर सकता, क्योंकि उसे मालूम है सड़क अगर खाली होगी तो पता नहीं कब क्या हो जाएगा। इसलिए अब सड़क को खाली भी नहीं करवाना चाहता है। सड़क पे तन करके चल भी नहीं सकता है। अगर सड़क पे चलेगा तो तख्ती लटका करके चलेगा कि थोड़ा मुझे जान बख्श दो। अब ठेला लगा करके सब्जी बेच करके अपना जीवन निर्वाह करूंगा, लेकिन किसी से रंगदारी वसूली नहीं करूंगा। हम सबको तय करना है। भाजपा की एक ही युक्ति और हमारी जनपद और हमारा प्रदेश हो, माफियाओं से मुक्ति, माफिया से मुक्ति आज प्रदेश को हो चुकी है और उसी के लिए आह्वान करने के लिए आया हूं। एक दुखद खबर आ रही है, उसके बारे में आपको बता दें। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है। 93 साल की उम्र में उन्होंने 95 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल, उनके निधन की सूचना अभी मिल रही है। प्रकाश सिंह बादल, जिन्होंने कई बार सूबे की कमान संभाली और लंबे वक्त से अपनी पार्टी के नेता थे अकाली दल के, और उनके निधन की खबर है। प्रकाश सिंह बादल की उम्र 95 वर्ष थी और पिछले चुनाव तक वो काफ़ी एक्टिव रहे। चुनाव प्रचार में उन्होंने हिस्सा लिया, चुनाव लड़ा भी था पंजाब का, चुनाव हार गए थे। और अब खबर आ रही है उनके निधन की। बताया जा रहा है बीमार थे काफ़ी अरसे से, लेकिन प्रकाश सिंह बादल ने वाकई एक युग देखा है राजनीति का, देश का, और उनका निधन हुआ है अभी। दुखद खबर है। फिर आपको बता दें, पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल के निधन की सूचना अभी मिल रही है। प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है। 95 वर्ष उनकी उम्र थी।
आखिरी वक्त तक भी पॉलिटिक्स में पूरी तरीके से वो एक्टिव रहे। इतनी आयु होने के बाद भी राजनीति में सक्रिय थे, लेकिन पिछले चुनाव में जिस तरीके से उनके पार्टी की हार हुई और खुद वो अपनी सीट से चुनाव हार गए थे, उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। उसके बाद से सार्वजनिक जीवन में उनको बहुत कम देखा गया। पुनीत परिंजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। पुनीत, वाकई बहुत दुख की खबर है। प्रकाश सिंह बादल केवल पंजाब के नहीं बल्कि भारत के सबसे सीनियर लीडर्स में से एक थे, बताएं जरा। और देखिए, पिछले जाहिर तौर पर पंजाब के लिए जो है काफी बड़ा झटका है पंजाब में, क्योंकि 5 बार लगातार वो पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं और सबसे कद्दावर नेता जो है प्रकाश सिंह बादल जो है वो माने जाते हैं। 95 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ है और पिछले काफी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे और फोर्टिस हॉस्पिटल है मोहाली में, वहां पर वो एडमिट थे। सांस लेने में उनको दिक्कत आ रही थी, तो आज थोड़ी देर पहले ही उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली है। परिवार जो है वो अब, क्योंकि जलंधर में बाई इलेक्शन था, तो तमाम जो पार्टी के नेता और खुद सुखबीर बादल वहां पर मौजूद थे, तो अब सभी जो है वो मोहाली पहुंच रहे हैं। जी सौरभ जी, आपने बताया कि सांस लेने में उनको तकलीफ थी, कितने वक्त से हॉस्पिटलाइज थे वो, कुछ सूचना इस बारे में? सौरभ, पिछले एक हफ्ते से वो मोहाली के जो फोर्टिस हॉस्पिटल है वहां पर वो एडमिट थे और उनको लगातार आईसीयू पे रखा गया था, जहां पर उनको लगातार जो है उनकी तबीयत लगातार डाउन हो रही थी। हालांकि उनको आईसीयू में रखा गया था और डॉक्टर्स का ये कहना था कि कुछ दिन पहले कि उनकी जो मेडिकल बुलेटिन आया था कुछ दिन पहले कि अभी उनकी जो सिचुएशन है वो सिर्फ बनी हुई है लेकिन क्रिटिकल थी। लेकिन आज थोड़ी देर पहले ही उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली है और जाहिर तौर पर न सिर्फ पंजाब बल्कि देश में एक राजनीति का जो है युग जो है वो खत्म हुआ है, क्योंकि काफी लंबा अनुभव उन्हें रहा है पंजाब की राजनीति से। बीजेपी के साथ अलायंस जो था बनाने में उनकी काफी बड़ी भूमिका भी थी इस पूरे प्रगम के, चाहे वो वाजपेयी के समय में जब वो साथ जुड़े हैं। लेकिन जाहिर तौर पर पंजाब के लिए एक बहुत बड़ा झटका जो माना जाएगा। जी, यकीनन इस वक्त हमारे साथ पंजाब से ही एक और लीडर कांग्रेस पार्टी के सुखजिंदर रंधावा जी वो जुड़ रहे हैं। रंधावा साहब, बादल साहब नहीं रहे, अभी अभी ये सूचना मिली है। इतने टॉल लीडर, इतने बड़े नेता वो रहे हैं, आप कैसे याद करेंगे उन्हें? बिल्कुल जी, पंजाब में एक युग का अंत हो गया है। सरदार प्रकाश सिंह बादल, उनकी रिस्पेक्ट और उनका पंजाब में 5 बार चीफ मिनिस्टर बनना और कई बार एमएलए बनना बहुत बड़ी बात थी। और सबसे बड़ी बात थी कि वो ऑपोजिशन, या वो अकाली दल में रहे या कांग्रेस में रहे, उस टाइम के सभी लीडर्स का आपस में बहुत प्यार था और हम भी उनके साथ, मैं भी 3 बार एमएलए रह गया हूँ। और जब भी कभी डिस्कशन हुई कैसे हुआ, तो उन्होंने हमेशा ही एक बढ़िया माहौल में बात की और ऐसी कहते थे कि आपके पिताजी भी हमारे साथ रहे हैं, हमें पंजाब की तरक्की की बात करनी चाहिए, हमें आगे पंजाब को कैसे लेकर जाना है। आज मैं समझता हूँ कि मेरे को बहुत पर्सनली मेरे को उसका नुकसान हुआ है और एक बहुत बड़ा नेता, एक बहुत बड़ा लीडर, एक जो पंजाब का रहनुमा था, जो पंजाब का निर्माता भी कह सकते हैं, उनका जाना हमारे लिए बहुत दुखदायक है। और जो हमारे बुजुर्ग जो उन्होंने हमें रास्ते दिखाए हैं, वो एक अच्छा रहनुमा हमसे चला गया है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और जैसा व्यवहार आपने बताया उनका रहता था अपने राजनीतिक विरोधियों के साथ भी, एक फादर फिगर की तरह हमेशा महसूस होती थी उनकी प्रेजेंस। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कभी हमें महसूस ही नहीं होने दिया। कई बार विधानसभा में कह देते थे वो कि आप काम क्यों नहीं आते, आपके पिताजी, आपके जो पुराने रिश्ते हैं उनको मत बुलाइए। और उन्होंने कभी भी ऐसा काम नहीं किया, ऐसी बात नहीं की जो किसी के मान सत्कार में कोई फर्क आए। हमेशा छोटे को भी उन्होंने जी कहकर पुकारा और ऐसी कभी बात नहीं हुई कि उन्होंने कभी किसी को दुख पहुंचाया। और सबसे बड़ी दुख की बात थी कि उनको जब लास्ट इलेक्शन वो हारे, मैंने उस टाइम भी कहा था कि उनको इलेक्शन नहीं लड़नी चाहिए थी। वो ऐसे आदमी थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं देखी और जाते टाइम उनको हार देखनी पड़ी। ये मेरे को दुख रहेगा। जी, यकीनन ये उनके पॉलिटिकल करियर में एक बहुत बड़ा सेटबैक था उनके लिए। उनका जाना आज ये पंजाब के लोगों के लिए खासकर एक झटका है। हम आगे बढ़े, हमारे साथ तरुण चुग जी अब जुड़ रहे हैं, बीजेपी के नेता, पंजाब के प्रभारी हैं। चुग साहब, रंधावा, अभी बादल साहब की निधन की सूचना
मिल रही है। मोहाली के हॉस्पिटल में वो भर्ती थे, कुछ एक हफ्ते से बताया जा रहा है उनकी तबीयत नासाज थी। उनके जाने को आप कितना बड़ा नुकसान समझते हैं? वो बहुत बड़े नेता थे, पंजाब के भीषम पितामह थे। एक दिग्गज कद के नेता भी थे और दिग्गज दिल के नेता भी थे। हम सबके बुजुर्ग थे। पार्टियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन 3 दशक तक भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल के साथ गठबंधन रहा, और गठबंधन के समय में भी और गठबंधन के बाद भी, और बाकी पार्टियों में भी उनका एक अलग से स्नेह था, अलग से उनका एक दिल जीतने वाला व्यवहार था। वो अजात शत्रु थे, जननेता थे, और उनका जीवन बहुत कई लोगों को सिखा के गया है। वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूट थे जिससे लोग सीखकर आगे बढ़ते थे। पंजाब के मुद्दों के लिए लड़ना, पंजाब के मुद्दों के लिए काम करना, देश के लिए उनके मन में बहुत तड़प थी। वो एक राष्ट्रवादी नेता थे। देश की सीमाएं, देश की समस्याएं, उसके लिए वो हमेशा काम करते थे। देश प्रथम है, इसके लिए उन्होंने कई बार, जब इस देश पर कोई भी विपदा आई, चाहे युद्ध आया, चाहे आपातकाल का दौर आया, तो सरदार प्रकाश सिंह बादल भारत के एक सिपाही की तरह, एक सच्चे सिपाही की तरह उन्होंने काम किया। आपातकाल में जेल में रहे और सोशल इश्यूज को लेकर भी उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। मैं समझता हूं उनका जाना एक युग की समाप्ति है, और उनका जाना दुखद भी है, हम सबके लिए व्यक्तिगत हानि भी है। जी बिल्कुल शुक्र साहब, और जैसा आपने कहा एक युग का अंत है ये, और वाकई में उन्होंने तो इतना लंबा उनकी पॉलिटिकल लाइफ रही, उनकी पब्लिक लाइफ रही, उसका सानी मिलना मुश्किल है आज भारत में। हाँ बिल्कुल भाई साहब, ये लगभग 10 दिन कोई एक साथ नहीं रह सकता, और वो लगभग 40 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। 2 पार्टियों का गठबंधन था और मैंने उनके साथ काम किया है। मैं उनके समय में सरकार में एक यूथ विभाग का वाइस चेयरमैन भी रहा हूं, और काफी नजदीक से मेरे उनके संबंध रहे, पार्टी के नाते भी काफी नजदीक से संबंध रहे। एक ऐसा नेता जो जनता के दर्द को समझता था, और जब भी पंजाब के ऊपर कोई ऐसा संकट आया तो उन्होंने उस संकट को सामने से खड़े होकर उसके खिलाफ काम किया। पंजाब के अंदर हिंदू सिख भाईचारा इकट्ठा चले, उसके लिए उन्होंने बहुत काम किया है, और ये उनका किया हुआ काम, उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। और भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल की एक 4 दशक पुरानी दोस्ती है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब के साथ उनके बहुत अच्छे रिश्ते थे, और उसके बाद लगातार पार्टी की पीढ़ियों के साथ उन्होंने संबंध बनाए, और एक ऐसा नेता जो कई लोगों को साथ लेकर चलता था और पंजाब के आवाम की आवाज थे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उनके साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। इसलिए प्रकाश सिंह बादल जी का जाना भारत की राजनीति में एक शून्यता की ओर जा रहा है। वाकई हमारे साथ थे तरुण शुभ, आप याद कर रहे थे प्रकाश सिंह बादल को। प्रकाश सिंह बादल का निधन आपको बता दें मोहाली में हुआ है। फोर्टिस हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। पिछले 1 हफ्ते से लगभग वो भर्ती थे, और बताया जा रहा है कि उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, और अब से थोड़ी देर पहले उनके निधन की सूचना आई है। तो आपने देखा अभी, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हों जिनके साथ 40 साल तक उनका एक राजनीतिक रिश्ता रहा, भले ही अब गठबंधन टूट गया हो, या कांग्रेस पार्टी जिनके खिलाफ वो हमेशा चुनाव लड़ते रहे, हर दल के नेता उनका न सिर्फ सम्मान करते थे बल्कि उनसे सीख भी लिया करते थे। प्रकाश सिंह बादल सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि भारत की राजनीति में सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक रहे। उनका पिछला चुनाव जो था वो अच्छा नहीं था, चुनाव वो हारे, और पहली बार अपने जीवन में वो चुनाव हारे थे। फिर आपको बता दें, पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है। 95 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। मोहाली के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि प्रकाश सिंह बादल देश के सबसे अनुभवी और बुजुर्ग नेता थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रकाश सिंह बादल का राजनीतिक करियर देश की आजादी के साथ ही शुरू हो गया था।
प्रकाश सिंह बादल 1947 में सरपंच चुने गए। उसके बाद ब्लॉक प्रमुख बने और पहली बार शिरोमणि अकाली के टिकट पर 1957 में पंजाब विधानसभा में मेंबर चुने गए। प्रकाश सिंह बादल शिरोमणि अकाली दल के पहले विधायक थे और इसके बाद प्रकाश सिंह बादल ने राजनीति में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुल 10 बार विधायक चुने गए। पहली बार 53 साल पहले 1970 में पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने थे। इसके बाद 1971, फिर 1997, 2002 और फिर 2007 में वो पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। प्रकाश सिंह बादल 2007 से 2017 तक चीफ मिनिस्टर थे। हालांकि पंजाब असेंबली के पिछले इलेक्शन में प्रकाश सिंह बादल को लांबी असेंबली सीट पर हार का सामना करना पड़ा। प्रकाश सिंह बादल की रहनुमाई में शिरोमणि अकाली दल 40 साल तक बीजेपी के साथ अलायंस पार्टनर रहा। प्रकाश सिंह बादल का सम्मान सभी दलों के नेता करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो सार्वजनिक मंच पर प्रकाश सिंह बादल के पैर छूते थे। आज प्रकाश सिंह बादल के निधन पर सभी राजनीतिक दलों के नेता शोक व्यक्त कर रहे हैं। अकाली दल के लीडर प्रेम सिंह चंदूमाजरा जी इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ। चंदूमाजरा साहब, बहुत दुख की खबर है प्रकाश जी का जाना इस तरह। देखिए, ये दुख की बात तो पहले पंजाब या अकाली दल के लिए नहीं, सारे देश के लिए है, क्योंकि साहब प्रकाश सिंह बादल आज देश की राजनीति में मेरा ख्याल सबसे पुराने और सबसे कद्दावर नेता थे और वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने देश की राजनीति में एक अपनी बखरी पहचान छोड़ी है। देश में शिरोमणि अकाली दल को राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए उनकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है और संघर्षों में उन्होंने अपना जीवन जो है बड़ा लगाया है और लंबा समय वो जेल में रहकर लोगों के लिए और खास तौर पे वो पंजाब के लिए उनको किसानों का मसीहा, लोक नायक और पब्लिक का एक मैं समझता हूँ मोस्ट पॉपुलर लीडर के तौर पे जाना जाएगा और वो ऑल सेक्शन को वो प्यार करते थे, ऑल सेक्शन उनको प्यार करते थे और उनकी यही विशेषता थी कि वो निम्रता से भी, मिठास से भी, छोटे से छोटे वर्कर से प्यार करते थे और आज उनके जाने का हमें बहुत खेद है। चंदूमाजरा जी, हमें जो अभी तक पता चला है वो ये कि वो मोहाली में थे, एडमिट थे हॉस्पिटल में और सांस लेने में उनको तकलीफ हो रही थी। आप बता सकते हैं कि आप काफी अरसे से कोई दिक्कत चल रही थी उनके साथ? नहीं, बहुत थोड़े दिन पहले तो हमारी बात हुई है। उनका तो कुछ दिन पहले ही थोड़ा सा सांस लेने में कमी आई, ऑक्सीजन की कमी आई, थोड़ा सा कंजेशन हुआ छाती में, थोड़े से ये 5 दिन से ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ी थी और मैं समझता हूँ रिवाइव नहीं हो पाए। डॉक्टरों ने कोशिश की मगर परमात्मा का भाना है, जो होना था वो हो गया। तो ये मैं कह सकता हूँ कि जो उनकी कंट्रीब्यूशन है ऑल सेक्शन के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, विशेष रूप से पंजाब के लिए, उसको हम हमेशा याद रखें। जी बिल्कुल। प्रेम सिंह चंदूमाजरा जी से हम बात कर रहे थे, अकाली दल के महासचिव हैं। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों में ही उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी, अचानक नासाज हुई और डॉक्टर्स ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की उनको रिवाइव करने की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। मनजिंदर सिंह सिरसा साहब इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बीजेपी के नेता, अकाली दल में भी रहे सिरसा साहब। तो सिरसा साहब, आप कैसे याद करेंगे आज प्रकाश सिंह बादल साहब को? देखिए, आज एक युग का अंत हुआ है। प्रकाश सिंह बादल अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन, एक यूनिवर्सिटी थे और आजाद भारत में सबसे लंबे समय तक राजनीतिक लड़ाई लड़ते हुए जेल में रहने वाले सरदार प्रकाश सिंह बादल थे और जो उनका ऑरा था और जो उनका समाज के अंदर सेवा के भाव थे, उसका मुझे नहीं लगता कि कोई भी सानी हो सकता है। और मेरे जैसे नहीं, मेरा तो उनके साथ बहुत निजी तौर पर मैं बहुत समय उनके साथ बिताया भी और उन्हीं से सीखा है सब अपनी जिंदगी में। लेकिन मेरे जैसे कई लाखों लोग उनसे प्रेरित हुए और जिस तरीके से उनकी कमिटमेंट थी टुवर्ड्स द कंट्री, टुवर्ड्स द नेशन, टुवर्ड्स द पीपल, उसका कोई मैच नहीं है। ऐसा लगता है कि शायद आज के युग में ऐसे लोग आने ही बंद हो गए जिस तरह का सरदार प्रकाश सिंह बादल जी का औरत और जिस तरह की उनकी भावना थी। जी सिरसा साहब, हमने तो हमेशा उनको एक्टिव ही देखा पॉलिटिकल लाइफ में। उनकी इतनी
एडवांस एज के बावजूद कभी उन्होंने इसको आड़े नहीं आने दिया और बड़े फिट लगे हमेशा जब भी उनको देखा टीवी पर। ये बिल्कुल अभी भी फिट थे, ऐसा नहीं है कि उनका जो कोई बीमार रहे या कोई बीमारी से जी रहे, ऐसा कुछ नहीं था। सरदार प्रकाश सिंह बादल कुछ दिन पहले तक भी पूरा स्वस्थ थे और सुबह उठकर अपनी जो एक्सरसाइज करने का काम भी जो है उनको हमने परमानेंट अपनी जिंदगी में उसको बदला नहीं कभी भी। और जो पब्लिक में बीच में रहना, लोगों की दुख सुख में बात सुनना, देखिए मतलब उनका क्या कोई मैच कैसे कर सकता है कि अपनी जिंदगी में एक वो चुनाव हारे हैं अभी 2022 में, लेकिन इतनी गर्मी में उसके बावजूद लोगों का धन्यवाद करने के लिए गए कि तुमने मुझे वोट डाली। चुनाव हारना जीतना अलग बात है, लेकिन गांव गांव तक इतनी गर्मी में जाना और लोगों का धन्यवाद करके आना, अगर ये कोई से कोई सीख सकता तो सरदार प्रकाश सिंह बादल से। मतलब ऐसी कोई मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्जाम्पलरी कोई ऐसी चीजें होंगी जो सरदार प्रकाश सिंह बादल ने। जो बात अभी आप बता रहे हैं सिरसा साहब, इतना बड़ा कोई लीडर हो, वो कोई इलेक्शन हार जाए तो उसके बाद कई बार विड्रॉ कर लेता है अपने आप को लोगों के बीच में जाने से, लेकिन आपने बताया चुनाव वो हारे उसके बावजूद गए लोगों के बीच। कर गए, गांव गए। ऐसा नहीं कि एक बार कोई अनाउंसमेंट कर दी या कोई पब्लिक गैदरिंग खड़ी करके कह दिया जी मैं आपका, नहीं। चुनाव हारने के बाद जितने गांव में वोट मांगने गए थे उतने गांव में धन्यवाद करने गए हैं। ये सरदार प्रकाश सिंह बादल का मुझे नहीं लगता कि दूसरा कोई ऐसा रूप कोई और हो सकता हो। आपके साथ अब आप जिस पार्टी में हैं, बीजेपी के साथ इतना लंबा वक्त उन्होंने अलायंस पार्टनर के तौर पर निभाया और इसको हमेशा एक नेशनलिस्ट अलायंस के तौर पर देखा गया, बादल साहब का होना और बीजेपी का होना। था भी, देखा ही नहीं गया, ये सच्चाई भी थी। और सरदार प्रकाश सिंह बादल जी की जो भारतीय जनता पार्टी के साथ चलो अलायंस होना, पॉलिटिकल अलायंस होना, सत्ता के अलायंस होना बहुत अलग बात है, लेकिन उनकी जो अलायंस की भावना थी, क्योंकि मैं बहुत नजदीकी तौर पर उनके साथ रहा हूँ, सुनता रहा उनकी बातें, उनके अपने एक्सपीरियंस बहुत हमसे शेयर किए हैं, तो उनका ये मानना था कि पंजाब के अंदर अगर शांति की बहाली हुई है तो उसका सबसे बड़ा कारण एक ये था कि भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल का अलायंस होना, ये खाली अलायंस पार्टी अलायंस नहीं था। सच्चाई में वो ये जब कहा कहते थे यार ये अलायंस जो था पंजाब के हिंदू और सिख का भाई का अलायंस हुआ है, ये पार्टी का अलायंस नहीं, ऐसा उनका मानना था। आप दोनों दलों के जब नाते अलग हुए इसका उन्हें जाहिर है दुख भी रहा होगा। बहुत दुख था और सरदार प्रकाश सिंह बादल कतई भी अपनी नहीं चाहते थे कि देखो उन हालातों में मैं नहीं जाना चाहता जो सब कुछ हुआ वो एक पॉलिटिकल बातें हैं, लेकिन मैं उनकी निजी अगर जिंदगी की बात करूं तो वो हमेशा मानते थे कि भारतीय जनता पार्टी एक नेशनलिस्ट पार्टी है, एक देश की पार्टी है और हमारे सिखों को पूरे देश में जरूरत है इसकी। हम पंजाब से ऊपर उठकर पूरे देश की तरफ देखें तो हमें इनके बिना हमें इस पार्टी की जरूरत है, क्योंकि देश भर के सिख जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, ऐसा सरदार प्रकाश सिंह बादल जी का मानना था। सिरसा साहब, जैसा परिवर्तन पंजाब में हुआ, वो अपना इलेक्शन लांबी से हार गए थे, पंजाब के इस चेंज को लेकर के उनकी क्या सोच थी? देखिए इसके बाद मेरा व्यक्तिगत तौर पर उनका ज्यादा इतनी नजदीकी नहीं थी, बस मेरे से वो बात अपनी शेयर करें, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ये प्रकाश सिंह बादल चुनाव हारना जीतना बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन सरदार प्रकाश सिंह बादल ये चुनाव हारे ऐसा वो डिजर्व नहीं करते थे। जो उनके सच्चाई, उनके प्रति कोई मिसकंसेप्शन हो सकती लोगों के मन में, कोई बनाई जा सकती है, लेकिन जो सच्चाई में मैं अगर कहूँ तो सरदार प्रकाश सिंह बादल सच में ही एक देवता सम्मान रूप आत्मा थी, मतलब उनका कोई हानि नहीं हो सकता। तो इसलिए देखिए किसी भी इंसान के ऊपर कितनी भी बीते, ये तो जरूर उनके ऊपर भी बीती होगी, लेकिन उसके बावजूद उनका धैर्य, उनका बड़ा दिल, उनकी भावना, ये देखो कि अपनी जिंदगी का आखिरी चुनाव हारने के बाद उन्हीं लोगों का धन्यवाद करने गए और वो भी गाँव और वो भी गर्मी में। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये कमाल थी। सिरसा साहब, आपने बहुत कुछ शेयर किया हमारे साथ बादल साहब की लाइफ के बारे में, और आपको बता दें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, बादल साहब वॉज द सन ऑफ सॉइल हु रिमेन्ड कनेक्टेड टू हिज रूट्स ऑल हिज लाइफ। हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहे। आई फॉन्डली रिमेंबर माई इंटरैक्शंस विद हिम ऑन सेवरल इशूज। आई एम डीपली एंग्विश्ड बाय हिज डिमाइज। हिज डिमाइज इज अ पर्सनल लॉस टू मी। माई हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस टू हिज bereaved फैमिली एंड सपोर्टर्स। ओम शांति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने याद करते हुए लिखा है प्रकाश सिंह बादल साहब को। आप देखें कि बीजेपी के नेता हों, कांग्रेस पार्टी के लीडर हों, अकाली दल के नेता, तो ये से तो आप ऐसे रिएक्शन की उम्मीद करते ही हैं, लेकिन सब इसको अपने लिए एक निजी क्षति बता रहे हैं। राजनाथ सिंह भी लिख रहे हैं कि उनके लिए एक पर्सनल लॉस है प्रकाश सिंह बादल का जाना। प्रकाश सिंह बादल की शख्सियत जो कि सिर्फ
उनकी पॉलिटिकल लाइफ तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनका जो पर्सनल टच था हर किसी के साथ उनके व्यवहार में, उसको आज हर व्यक्ति याद कर रहा है जो भी उनके बारे में बात कर रहा है। फिर आपको बता दें, मोहाली के अस्पताल में पिछले एक हफ्ते से भर्ती थे सरदार प्रकाश सिंह बादल और उनके निधन की सूचना आई थोड़ी देर पहले। बताया गया कि उनको सांस लेने में तकलीफ हुई थी, लेकिन आखिरी वक्त तक वो पूरी तरीके से एक्टिव थे। लेकिन हॉस्पिटलाइज होने के बाद उनकी तबीयत बहुत तेजी से गिरी और से थोड़ी देर पहले उनका निधन हुआ। 95 वर्ष की उनकी आयु थी। लांबी से उन्होंने अपना आखिरी चुनाव लड़ा था। उनकी ट्रेडिशनल सीट थी लांबी, लेकिन वो चुनाव पिछले साल वो हार गए थे, जब एक किस्म से आम आदमी पार्टी की लहर में पूरे पंजाब में जबरदस्त जीत आम आदमी पार्टी को हासिल हुई। अखिलेश यादव ने भी प्रकाश सिंह बादल को याद किया है। उन्होंने लिखा कि देश के वरिष्ठ राजनेता एवं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल जी का निधन अत्यंत दुखद। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति व शोक संतप्त परिवार को संबल प्रदान करे। भावभीनी श्रद्धांजलि। अखिलेश यादव ने श्रद्धांजलि अर्पित की प्रकाश सिंह बादल को। प्रकाश सिंह बादल का राजनीतिक सफर अकाली दल से शुरू हुआ और जैसा अभी सिरसा साहब भी बता रहे थे, 40 साल तक बीजेपी के साथ वो रहे। तरुण चुग ने बताया अभी, बीजेपी के साथ उनका जो अलायंस था वो टूटने का भी वो बादल साहब को भी इस बात का दुख था, क्योंकि बहुत लंबी पॉलिटिकल जर्नी दोनों पार्टीज की एक साथ चली और अब हर दल के नेता जो हैं प्रकाश सिंह बादल को याद कर रहे हैं। अखिलेश यादव हों, राजनाथ सिंह हों, सबने अपनी ओर से श्रद्धांजलि दी है प्रकाश सिंह बादल को। 95 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ है। मोहाली के अस्पताल में भर्ती थे प्रकाश सिंह बादल। इतनी लंबा राजनीतिक जीवन रहा। 1947 से ही राजनीति में उनके कदम पड़ चुके थे, जब उन्होंने सरपंच का चुनाव जीता सबसे पहले, और उसके बाद पंजाब की सबसे ऊंची कुर्सी तक पहुंचे। 5 बार मुख्यमंत्री रहे पंजाब के। बीजेपी सांसद हंस जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हंसराज जी, बादल साहब तो बहुत विशाल शख्सियत थे। उनका जाना, उस खालीपन को तो शायद ही कभी भरा जा सकता है। आप कैसे याद करेंगे उन्हें? बस जी, एक अहद, एक सदी का नाम, एक इंस्टीट्यूट का नाम है सरदार प्रकाश सिंह बादल। तो उनका जहाँ यानी बहुत दुखद है सबके लिए, खासतौर से पंजाब के लिए तो बहुत बड़ी है। लेकिन वो तो पंजाब से यानी इंडिया लेवल के आर्ट थे। 5 बार वो मुख्यमंत्री बने और बहुत विनम्र शख्सियत। और क्या करें जी, कोई अच्छी खबर मिल ही नहीं रही जी। बादल साहब का बहुत तो अफसोस हुआ जी, अब वाकई बहुत उनका अफसोस तो की खबर बदल ही नहीं है जी, उनका कोई बदल ही नहीं है जी। हमारे साथ हंसराज जी थे और पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के कांग्रेस पार्टी के लीडर चरणजीत सिंह चन्नी साहब इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ। चरणजीत जी, आप कैसे आज याद करेंगे प्रकाश सिंह बादल साहब को? थोड़ी देर पहले उनके निधन की खबर आई। बड़ी दुखदाई खबर है। जब से मिली है मेरा मन खराब है और एक युग का अंत हो गया है। एक बहुत लंबी सियासत उनकी, बड़ा लंबा जीवन, बड़ा लंबा संघर्ष पंजाब के लिए, पंजाबियत के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए हमेशा वो खड़े रहे हैं और बहुत कुछ सीखने को उनसे मिला है। बहुत लंबी सियासत है उनकी। उन्होंने पंजाब में अकाली दल को बहुत मजबूत रखा और इतनी बार गिरे और फिर खड़े हुए, फिर संभले, फिर और तकड़े हुए। 5 बार तो कोई सरपंच नहीं बनता, मुखिया नहीं बनता गांव का। 5 बार मुख्यमंत्री बनना बहुत बड़ी बात है और बिना किसी आदमी में अच्छी क्वालिटीज हों ना हो अगर तो नहीं बन सकता। ये तो बहुत समझदारी से कोई चले और फिर इतने लंबी पारी खेल सकता है। तो उनके जाने से मुझे बड़ा दुख है और पूरे पंजाब को और हिंदुस्तान को इसका बहुत घाटा पड़ा है। बाकी चले साहब,
प्रकाश सिंह बादल सिर्फ अकाली दल के या फिर सिर्फ पंजाब के नेता नहीं थे, वो देश की राजनीति के वटवृक्ष थे। आजादी से लेकर अब तक 76 साल की देश की राजनीति के गवाह रहे हैं, सक्रिय रहे हैं। वो कोई बड़े रईस खानदान से नहीं आए थे, जमीन से जुड़े नेता थे, बहुत छोटे स्तर से उठे और फिर उसके बाद बड़े बड़े पदों पर रहे। 1947 में सरपंच बने, फिर 10 बार विधानसभा का चुनाव जीते, 4 बार पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे। प्रकाश सिंह बादल अकाली दल के लीडर जरूर थे, लेकिन उनका सम्मान सभी दलों के नेता करते थे। प्रकाश सिंह बादल उन नेताओं में से थे जिनकी राजनीति में कोई दुश्मन नहीं था, वो सबके दोस्त थे। कभी किसी के खिलाफ कोई कड़वी बात तक नहीं कहते थे। प्रकाश सिंह बादल की उम्र 95 साल थी, लेकिन इस उम्र में भी वो पूरी तरीके से एक्टिव थे। वो ऐसे नेता थे जो कभी हारे नहीं, बस 2017 में चुनाव हारे और उसके बाद भी अपने क्षेत्र में गए, गांव-गांव जाकर, पैदल जाकर लोगों का धन्यवाद किया जिन्होंने उन्हें वोट दिया था। ऐसे नेता अब राजनीति में कहां हैं? इसलिए प्रकाश सिंह बादल के निधन पर पूरे पंजाब में शोक है। सभी पार्टियों के नेता प्रकाश सिंह बादल के निधन पर दुख जता रहे हैं। प्रकाश सिंह बादल का निधन देश की राजनीति के लिए एक बड़ा आघात है और खास तौर पर शिरोमणि अकाली दल के लिए तो ऐसा नुकसान है, इसकी भरपाई कभी हो ही नहीं पाएगी। प्रकाश सिंह बादल की कमी देश की राजनीति में लंबे वक्त तक खलेगी। इंडिया टीवी परिवार की तरफ से प्रकाश सिंह बादल को विनम्र श्रद्धांजलि। और आपने देखा किस तरीके से तमाम दलों के नेताओं ने याद किया प्रकाश सिंह बादल को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है और अब प्रधानमंत्री ने भी याद किया है प्रकाश सिंह बादल साहब को। श्री प्रकाश सिंह बादल्स पासिंग अवे इज अ पर्सनल लॉस फॉर मी। प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि बादल साहब का जाना उनके लिए निजी क्षति है। आई हैव इंटरैक्टेड क्लोजली विद हिम फॉर मेनी डेकेड्स एंड लर्न सो मच फ्रॉम हिम। दशकों तक उनसे बहुत कुछ सीखा है। I recall our numerous conversations in which his wisdom was always clearly seen. Condolences to his family and countless admirers. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी याद करते हुए प्रकाश सिंह बादल साहब को, उनके साथ बिताए कुछ लम्हों की तस्वीरें भी उन्होंने शेयर की। आगे बढ़ते हैं। अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण के मुद्दे पर बिहार में जमकर राजनीति हो रही है, क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार ने आईएएस अफसर की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहे बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई का आदेश जारी कर दिया। नीतीश कुमार की सरकार ने आनंद मोहन की रिहाई के लिए कानून में बदलाव किया। इस बदलाव के जरिए आनंद मोहन समेत कुल 27 अपराधियों के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया। नीतीश कुमार के इस कदम पर बीजेपी ने सख्त ऐतराज जताया है। इसे नीतीश की जातिवादी राजनीति का सबूत बताया है। दरअसल जेल मैनुअल में पहले यह नियम था कि उम्र कैद की सजा पाने वाले उन कैदियों की समय से पहले रिहाई नहीं हो सकती जिन्हें किसी सरकारी अधिकारी की हत्या के जुर्म में सजा मिली हो। लेकिन नीतीश कुमार ने इस नियम को बदलकर यह लिख दिया कि अगर ड्यूटी पर रहते हुए किसी सरकारी कर्मचारी की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा हुई हो, ऐसे मामलों में सरकार अपराधी की रिहाई का आदेश नहीं दे सकती। इस बदलाव का फायदा आनंद मोहन को मिला। असल में 1994 में बिहार के गोपालगंज जिले के डीएम कृष्णैया की हत्या हुई थी। आनंद मोहन को इसी हत्या के जुर्म में 2007 में मौत की सजा सुनाई गई थी। हालांकि 2008 में पटना हाईकोर्ट ने मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया था। आनंद मोहन ने इस सजा के 14 साल जेल में काट भी लिए थे, लेकिन जेल मैनुअल के नियम की वजह से उनकी रिहाई मुमकिन नहीं हो रही थी। इसलिए 10 दिन पहले नीतीश सरकार ने नियम बदला और अब आनंद मोहन की रिहाई का ऑर्डर आ गया। आनंद मोहन इस वक्त पैरोल पर जेल से बाहर है। वो अपने बेटे और आरजेडी के विधायक चेतन आनंद की शादी के लिए पैरोल पर बाहर है। कल पटना में आनंद मोहन के विधायक बेटे की सगाई हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे थे। बिहार के सहरसा जिले के रहने वाले आनंद मोहन की इमेज एक बाहुबली नेता की रही है। जनता दल से राजनीति शुरू करने वाले आनंद मोहन विधायक भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं। उनकी पत्नी भी सांसद रह चुकी हैं। आनंद मोहन लालू यादव के भी नजदीकी रहे, नीतीश कुमार के भी नजदीकी रहे। उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी भी बनाई थी। अब आरोप लग रहा है कि नीतीश कुमार ने सियासी फायदे के लिए आनंद मोहन के लिए कानून बदल दिया। आनंद मोहन को डीएम कृष्णैया की हत्या के जुर्म में सजा हुई। कृष्णैया की पत्नी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार ने राजपूत वोटों के लिए आनंद मोहन को रिहा कर दिया।
बिहार गवर्नमेंट में तो पूरा कास्ट पॉलिटिक्स है। हाँ, वो राजपूत है, वो बाहर आए तो उसको राजपूत वोट्स मिलेगा बोल के बाहर लाया गया, बस उतना ही। नहीं तो क्या है, तो बाहर लाने क्रिमिनल को बाहर लाने का क्या जरूरत है? वो भी चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व होकर उसको बाहर लाने का जरूरत नहीं है। मगर हमको तो वही लग रहा है, इलेक्शंस में उसको खड़ा कर देगा, उसको एमएलए सीट दे देगा उसको, वो पूरा, और राजपूत लोग कम्युनिटी का वोट्स मिलेगा बोल के सोच रहा है। ये तो बिहार में तो ऐसा चलता रहेगा। बीजेपी ने भी आनंद मोहन की रिहाई को नीतीश कुमार की गंदी सियासत का नतीजा बताया। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार सुशासन की बजाय कुशासन को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि वो आरजेडी के प्रेशर में है। विजय सिन्हा ने कहा कि नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ थे तो उन्होंने अपराधियों की जेल से रिहाई के नियम को सख्त किया था। अब वो आरजेडी के साथ हैं तो अपराधियों को जेल से बाहर लाने का रास्ता बना रहे हैं। धन्य है मुख्यमंत्री जी, कुर्सी के लिए इतना समर्पण। बिहार को गुंडों के हवाले आप करके सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं ताकि चुनाव में वो आपका बूथ लूट सके, चुनाव में जातीय गोलबंदी कर सकें। बिहार की जनता सबक सिखा देगी कि अपराधी और भ्रष्टाचारी की जामात और संरक्षण देने वाला व्यक्ति बिहार में राज नहीं करेगा। 2016 में मुख्यमंत्री जी ने जो नियम में संशोधन किए थे और आज उनको नियम में फिर बदलना पड़ा, क्यों? कानून का राज स्थापित करेंगे, न बचाते हैं न फंसाते हैं। फिर क्या हो रहा है? जंगल राज को जनता राज बताने वाले मुख्यमंत्री जी अब गुंडा राज में तब्दील करने के लिए आनंद मोहन के आड़ में 2 दर्जन दुर्दांत अपराधियों को, जिससे इलाका खौफ खाता है, उसको बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन आनंद मोहन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने उनके लिए कोई फेवर नहीं किया है। अच्छे व्यवहार की वजह से पहले भी लोगों की जेल से रिहाई होती रही है। आनंद मोहन ने कहा कि गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा कर दिया गया था, राजीव गांधी के हत्यारों को अदालत ने रिहा कर दिया। इसी तरह महात्मा गांधी के हत्यारे गोपाल गोडसे को भी 14 साल बाद रिहा कर दिया गया था। आज अगर उनकी रिहाई हो रही है तो इसमें इतना विवाद करने की क्या जरूरत है? कि रेप और मर्डर में भी नहीं छोड़ना था तो गुजरात में कौन नीतीश कुमार छोड़ा है? नीतीश कुमार जी गुजरात में कौन सा संशोधन लाए? अपने गिरेबान में लोग झांके। ये किसने कह दिया कि संशोधन के बाद ही जो है सो हम बाहर आते? कभी हमको निराश हताश नहीं देखे होंगे। वो उसके लिए कौन सा संशोधन हुआ था जो पीएम के हत्यारे थे? राजीव गांधी के हत्याकांड में कोई संशोधन हुआ? लोग कोर्ट गए और कोर्ट ने फैसला दिया, कोर्ट ने स्पष्ट फैसला दिया कि इस देश में सबसे बड़ा लोक सेवक महात्मा गांधी थे। उसके हत्यारे गोपाल गोडसे को अगर 14 साल पूरा होने पर मुक्त कर दिया गया तो राजीव गांधी उसके सामने कुछ नहीं है। और इनके हत्यारों को क्यों आज तक लटका के रखा गया? रिहा करने का निर्देश दिया। सरकारी सेवक की हत्या होने से नहीं होगा। सरकारी सेवक की ऑन ड्यूटी हत्या होती है तब। तो गोपालगंज के डीएम कहाँ मारे गए आप बताइए? मुजफ्फरपुर में कहाँ मारे गए? ऑफिस में कि रोड पर? रोड पर ऑन ड्यूटी थे क्या? संशोधन की आवश्यकता ही नहीं थी आप करें तो फिर क्यों किया नीतीश कुमार ने ये संशोधन? अब कुछ बातें नीतीश कुमार जी से पूछिए। आनंद मोहन अब खुद को मासूम बता रहे हैं, बार बार दावा कर रहे हैं कि उनका कृष्णैया हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया। लेकिन बिहार के लोग जानते हैं कि आनंद मोहन क्या हैं, उनका रिकॉर्ड क्या है। असल में आनंद मोहन पहली बार 1990 में जनता दल के टिकट पर विधायक चुनकर आए थे, लेकिन लालू यादव से मतभेद होने के बाद उन्होंने अपनी अलग बिहार पीपल्स पार्टी बना ली। 1994 में उनकी पत्नी लवनी आनंद ने वैशाली सीट से लोकसभा चुनाव जीता। 1994 में आनंद मोहन के करीबी एक और बाहुबली छोटन शुक्ला की हत्या हो गई थी। आनंद मोहन ने अपने समर्थकों के साथ छोटन शुक्ला का शव सड़क पर रखकर सड़क जाम की। उसी रास्ते से उस वक्त गोपालगंज के तब के डीएम कृष्णैया गुजरे। भीड़ ने सोचा कि ये मुजफ्फरपुर के डीएम हैं और भीड़ ने कृष्णैया की गाड़ी पर हमला कर दिया।
रोड पर ही पीट पीट कर उन्हें मार डाला। इस हत्या के सिर्फ 12 मिनट के बाद आनंद मोहन गिरफ्तार कर लिए गए। 1996 में आनंद मोहन ने जेल से ही समता पार्टी की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा और शिवहर सीट से जीत हासिल की। 1998 में उन्होंने दोबारा शिवहर सीट से जीत हासिल की। हालांकि 1999 में उन्हें आरजेडी के अनवरुल हक ने हरा दिया था। इस समय आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद आरजेडी के विधायक हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि नीतीश कुमार ने आरजेडी के प्रेशर में ही जेल मैनुअल बदला। सुशील मोदी ने कहा कि वो बिहार के सरकारी कर्मचारियों से अपील करेंगे कि वो सरकार के इस फैसले का विरोध करें, सरकार पर फैसला वापस लेने का प्रेशर बनाएं। एक व्यक्ति या दो व्यक्ति का विषय नहीं है। विषय है कि कानून में संशोधन किया जा रहा है और उसका परिणाम ये कि बिहार के लाखों जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भय के साए में जी रहे हैं। आईएएस एसोसिएशन को इसका विरोध करना चाहिए था। जो सरकारी संगठन है कर्मचारियों के लिए इतने डरे हुए हैं कि वो फ़ोन करेंगे, सर आप लोग बोलिए, हम लोग को बोलने की हिम्मत नहीं है। तो इतना डर पैदा कर दिया आपने, और अब अपराधियों का तो राज कायम हो जाएगा। बिहार में 27 कौन लोग हैं जो 14-15 साल जेल में रहे और जिन्होंने अपने अपने इलाके के अंदर सरकारी कर्मचारियों की हत्या कर दी। कोई बीडीओ की हत्या हुई, कोई सीओ की हत्या हुई होगी, कोई पुलिसकर्मी की हत्या हुई होगी, और वैसे लोगों को किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी। ये बिहार सरकार का ही निर्णय था। तो आज क्या स्थिति बदल गई कि आप इसमें संशोधन कर रहे हैं? अपने किस आधार पर 27 लोगों को छोड़ने का काम किया है? तो भारतीय जनता पार्टी इस निर्णय का विरोध करती है और मैं कर्मचारी संगठनों से आग्रह करूंगा और जो दलित संगठन उनसे भी आग्रह करूंगा, जिसमें अनेक दलित पदाधिकारी जिनकी हत्या की गई और उस मामले में लोग जेल में बंद थे, तो उनको आगे आकर इसका विरोध करना चाहिए। सुशील मोदी आनंद मोहन की रिहाई का विरोध कर रहे हैं। नीतीश सरकार के आदेश को गैर कानूनी बता रहे हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मानते हैं कि आनंद मोहन की रिहाई में कुछ गलत नहीं है। गिरिराज सिंह ने कहा कि बेचारे आनंद मोहन तो बलि का बकरा बन गए, लंबी सजा काट ली, इसलिए उन्हें रिहा करना ठीक है। मैं नहीं जानता, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। आनंद मोहन जी तो बेचारे इतने साल सजा भुगत लिए, अगर उनको रिहाई हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आनंद मोहन जी के आड़ में जितने लोगों को छोड़ा गया, ये समाज पूछ रहा। वहीं आरजेडी खुलकर आनंद मोहन को डिफेंड कर रही है। आरजेडी के सीनियर नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि गोपालगंज के डीएम कृष्णैया की हत्या में आनंद मोहन की कोई भूमिका नहीं थी, फिर भी उन्होंने 14 साल जेल में गुजारे, इसलिए आनंद मोहन की रिहाई में कुछ गलत नहीं है। आनंद मोहन का उस हत्या से कोई संबंध नहीं है। हमको याद है उस कांड के 3 दिन बाद जॉर्ज फर्नांडिस साहब, नीतीश कुमार, हम लोग साथ ही गए थे मुजफ्फरपुर जेल में और पूरी कहानी हम लोगों ने सुनी थी। ये संजोग था, छोटन शुक्ला की हत्या हो गई थी। हत्या के विरोध में भीड़ जो है वो लाश को सड़क पर रख करके नाराबाजी कर रही थी, और उसी बीच में कृष्णैया साहब की गाड़ी आई और इन लोगों को लगा कि ये मुजफ्फरपुर के डीएम की गाड़ी है। अब गाड़ी को लोगों ने घेर लिया, हंगामा होने लगा और उसी में भीड़ ने हत्या किया। उसमें आनंद मोहन जो है माने उनके हाथ से हत्या हुई, ऐसा कुछ नहीं था। उसके बावजूद 14 साल रहे वो, जिस मामले में खुद नीतीश जी को, हम लोगों को या काफी लोगों को ये जानकारी है कि आनंद मोहन ने हत्या नहीं किया। ये बात तो सब जानते हैं कि आनंद मोहन की इमेज कोई साधु संत की नहीं है, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। यह भी सही है कि अब आनंद मोहन भले ही खुद को बेकसूर बताएं, लेकिन उन्हें कोर्ट ने ही कृष्णैया की हत्या का दोषी ठहराया था, उम्र कैद की सजा दी थी। इसमें कोई शक नहीं कि आनंद मोहन की रिहाई का फैसला वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा है। नीतीश कुमार ने राजपूत वोटों के चक्कर में आनंद मोहन के लिए कानून बदला, और आज जो सुशील मोदी आनंद मोहन की रिहाई को गैर कानूनी बता रहे हैं, वही सुशील मोदी कुछ दिन पहले आनंद मोहन की रिहाई की वकालत करते थे। चूंकि अब रिहाई का रास्ता साफ हो गया है, इसलिए सुशील मोदी नीतीश कुमार पर राजनीतिक हमले कर रहे हैं। हो सकता है कि नीतीश कुमार को इस फैसले से थोड़ा बहुत राजनीतिक फायदा हो जाए, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान यह होगा कि अब दूसरे अपराधियों को भी जेल से रिहा करने की मांग उठेगी। आज ही महागठबंधन में शामिल भाकपा माले ने 82 कांड के दोषियों की रिहाई की मांग कर दी।
कहा माले के 12 विधायकों ने कहा कि अगर टाडा बंदियों की रिहाई की मांग को लेकर वो 28 अप्रैल को धरना देंगे, नीतीश कुमार क्या करेंगे। बिहार के बाद अब बात कर्नाटक की। कर्नाटक के इलेक्शन में मुस्लिम आरक्षण बड़ा मुद्दा बन गया है। आज कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बीच मुस्लिम आरक्षण को लेकर जमकर जुबानी जंग हुई। आज बीजेपी ने कर्नाटक में 135 नेताओं की फौज उतार दी। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला। होम मिनिस्टर अमित शाह की भी 2 पब्लिक मीटिंग्स हुई। क्योंकि आचार संहिता लागू होने से कुछ दिन पहले मुंबई सरकार ने मुसलमानों को मिलने वाला 4% आरक्षण खत्म करके इसे बोकालिंगा और लिंगायत और दूसरी कम्युनिटीज को देने का फैसला किया था। सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार के फैसले पर स्टे लगा दिया। कोर्ट की तरफ से ये निर्देश भी दिए गए हैं कि जब तक मामले की सुनवाई नहीं हो जाती तब तक नई आरक्षण व्यवस्था के आधार पर कोई भर्ती नहीं की जा सकती। इसलिए आज कांग्रेस के नेताओं ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी सरकार ने सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में वोकलिंगा और लिंगायत दोनों समुदायों को धोखा दिया। लेकिन बीजेपी के नेताओं का कहना है कि सरकार इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखेगी। आरक्षण में बदलाव का फैसला बरकरार रहेगा। अमित शाह तेरदल और विजयपुरा की रैलियों में आज कह रहे थे कि मुस्लिम आरक्षण गलत था। संविधान धर्म के आधार पर रिजर्वेशन की इजाजत नहीं देता। अमित शाह ने कहा कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आ गई तो मुसलमानों का रिजर्वेशन वापस आएगा और इसका नुकसान वोकलिंगा और लिंगायत समुदाय के लोगों को होगा। तो कांग्रेस पार्टी वाले हैं ना, वो रिवर्स गियर में ही गाड़ी चलाते हैं। भाजपा वाले जो विकास कर जाते हैं, कांग्रेस वाले रिवर्स गियर कर वहीं के वहीं ला देते। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। अभी हमने आरक्षण के अंदर, रिजर्वेशन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव किया। ये हमारे यत्नाल जी मेरे पीछे पड़ गए थे, मेरे घर पर आए कि अन्याय हो रहा है, मुस्लिम रिजर्वेशन क्यों? धर्म के आधार पर संविधान किसी को रिजर्वेशन की अनुमति नहीं देता। मगर कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक के आधार पर वोट बैंक प्राप्त करने के लिए मुस्लिम रिजर्वेशन किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को कैंसल कर लिंगायत, भोकलिगा, तलवारा परिवार और दलित समाज सबके आरक्षण में बढ़ोतरी की बनाया। कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी और सरकार आने के बाद फिर से मुस्लिम रिजर्वेशन दे देंगे और लिंगायत, वोकलिगा, एससी और एसटी का कम कर देंगे। आप चिंता मत करो, कांग्रेस की सरकार भी नहीं आनी है और रिजर्वेशन कम भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट रूप से मानती है कि आरक्षण पर पिछड़े समाज का अधिकार है, दलितों का अधिकार है, आदिवासियों का अधिकार है और लिंगायत और वोकलिगा को जो आरक्षण हमने बढ़ाया है वो कभी खत्म नहीं होने देंगे। कांग्रेस वालों, कभी खत्म नहीं। लेकिन कांग्रेस ने अमित शाह के इल्जाम को फूट डालो और राज करो की नीति का सबूत बताया। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा कि बीजेपी जानती थी कि यह फैसला आरक्षण खत्म करने का बीजेपी का दाव उल्टा पड़ गया। इलेक्शन के लिए कुछ कम्युनिटीज के लोगों को खुश करने की उनकी कोशिश फेल हो गई। बीजेपी government is not serious. They know that they will completely fail in it. They have bungled the issue. Day one I have been telling that you are not doing as per the law. Okay, they themselves have filed an affidavit. So as per the affidavit of the government, court has taken a decision. It is fully failure. Just for the election they try to give some chocolates. And it has completely failed. कर्नाटक में कांग्रेस की तरफ से आज मोर्चा संभाला प्रियंका गांधी ने। प्रियंका गांधी ने टी नरसीपुर और कृष्णराजनगर में पब्लिक मीटिंग्स की।
कृष्णराजनगर में प्रियंका के रोड शो में जबरदस्त भीड़ उमड़ी। प्रियंका ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी की सरकार ने कर्नाटक को भ्रष्टाचार में नंबर 1 बना दिया। अब जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए बीजेपी हिंदू मुसलमान की बात कर रही है, रिजर्वेशन के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है। प्रियंका ने कहा कि पिछले 3 साल में कर्नाटक में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, डेवलपमेंट के सारे काम रुक गए, हर काम में भ्रष्टाचार हुआ, इसलिए अब बदलाव का वक्त है। देखिए, जनता सबसे ज्यादा अनुभवी होती है, जनता सब समझती है, उसमें विवेक भी है, समझेगी, देखेगी कि अपने लिए किसने काम किया है, और वो दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया। उम्मीद है कांग्रेस की वापसी? पूरी तरह से उम्मीद है। क्यों नहीं? Ma'am, do you think the BJP is sidelining Lingayat leaders in this election season, ma'am? See, from what we can see, it's virtually like an insult. What they are doing, you know, and the thing is that they have not done any constructive work for Karnataka. In the last 3 years, if you look at any area, it's just gone down. Whether it's facilities, infrastructure, whatever it is, that you all know how much loot has taken place. So it's time for a change. प्रियंका ने आज पब्लिक मीटिंग में महिलाओं से सीधा संवाद किया। प्रियंका ने महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, कहा कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो महिलाओं के लिए कई योजनाएं लाएगी। असल में आज जब प्रियंका महिलाओं से बात कर रही थी, उसी वक्त एक बुजुर्ग महिला ने कहा कि प्रियंका में उन्हें इंदिरा गांधी की छवि दिखती है। इस बात का जिक्र प्रियंका ने अपनी पब्लिक मीटिंग में किया। प्रियंका ने कहा कि नेता और जनता का रिश्ता भरोसे पर टिका होता है। कर्नाटक की जनता उन्हें इतना प्यार इसलिए दे रही है क्योंकि लोगों को उनकी दादी इंदिरा गांधी पर भरोसा था। मैं यहाँ खड़ी हूँ, पहली बार आप मुझे मिल रहे हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं। मुझ में विश्वास क्यों है? क्योंकि आप कांग्रेस में विश्वास करते हैं और कहा कि इंदिरा गांधी जी का नाम लिया। क्योंकि आपने नेताओं में पहले विश्वास किया और कुछ ऐसे नेता थे जिन्होंने आपका विश्वास नहीं तोड़ा। जैसे इंदिरा जी का नाम लिया, आप सब इंदिरा जी को जानते थे, आपने देखा सुना उनके बारे में, क्या खासियत थी उनमें? ये खासियत थी कि आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ा। तो आज अगर आपको मुझ में विश्वास है तो इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है, इसमें इंदिरा जी का श्रेय है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का श्रेय है, कुछ राजीव जी का है, कुछ सोनिया जी का है, कुछ उन सारे नेताओं का है जिन्होंने आपके लिए सचमुच काम किया। कर्नाटक से कांग्रेस को बहुत उम्मीद है। कांग्रेस को लगता है कि माहौल अच्छा है, बीजेपी के खिलाफ नाराजगी है। बीजेपी के 2 बड़े नेता कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं का दावा है कि कांग्रेस की उम्मीदें पूरी होने वाली नहीं है। कर्नाटक में बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका मिलेगा। जीत के दावे कांग्रेस भी कर रही है, अब आखिरी फैसला जनता को करना है। सूडान में सिविल वॉर के बीच फंसे भारतीयों को बचाने का अभियान शुरू हो गया है। भारतीयों की सुरक्षित वापसी के इस अभियान को नाम दिया गया है ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी के तहत 278 भारतीय नागरिकों के पहले बैच को सूडान से निकालकर सऊदी अरब के जेद्दा ले जाया जा रहा है। ऑपरेशन कावेरी के तहत इंडियन नेवी के 2 जहाज आईएनएस सुमेधा और आईएनएस तेग, इन्हें लाल सागर में सूडान के तट के पास तैनात किया गया है। जो भारतीय सूडान के हिंसाग्रस्त इलाकों में फंसे हुए हैं, उन्हें रेड सी के पोर्ट सूडान बंदरगाह पर लाया जा रहा है। वहां से इन भारतीयों को पहले सऊदी अरब लाया जाएगा। जेद्दा में इंडियन एयरफोर्स के 2 बड़े एयरक्राफ्ट पहुंचे हुए हैं, जो सूडान से पहुंचे भारतीयों को भारत लाएंगे। विदेश मंत्रालय ने ऑपरेशन कावेरी के तहत सऊदी अरब में एक कंट्रोल रूम भी बनाया है। ऑपरेशन कावेरी की निगरानी के लिए विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन भी सऊदी अरब पहुंच गए हैं। सूडान में नेता और अर्धसैनिक बलों के बीच सिविल वॉर चल रही है। इस युद्ध के बीच करीब 3000 भारतीय नागरिक फंस गए थे। इनमें से 500 भारतीय पोर्ट सूडान पहुंच गए हैं। सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस तेजी से एक्शन लिया है, सूडान में आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस से बात करके जिस तरह भारतीयों की सुरक्षित वापसी को सुनिश्चित किया, वो काबिल तारीफ है। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।